a horizontal force just sufficient to move a body of mass 4 किलोग्राम lying on a rough horizontal surface is applied on it। ठीक है, सो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 4 किलोग्राम, ये ऑब्जेक्ट है 4 किलोग्राम वाला। इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाई गई, ये है एफ अप्लाइड। ये फोर्स की वैल्यू उस वक्त तक बढ़ाई गई जब तक कि ब्लॉक में जस्ट ब्लॉक मोशन शुरू ना कर दें। इतना फोर्स अप्लाई किया गया जस्ट सफिशिएंट टू मूव अ बॉडी। अब बात यह है कि सरफेस ना रफ है, जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने की वजह से फौरन बॉडी पे मोशन शुरू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ से फ्रिक्शन आ रहा है। अब जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि एक टाइम पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच जाएगी, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे ही फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन पर पहुंची, ऑब्जेक्ट में मोशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी एफ अप्लाइड का वैल्यू किसके बराबर है? एफ अप्लाइड इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इतना समझो। जैसे ही अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी, ऑब्जेक्ट में मोशन शुरू हो गया। उसके बाद की कहानी ये है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस आर 0.8 एंड 0.6 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.8 है, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.6 है। If the force continues to act even after the block has started moving, the acceleration of the block in meter per second square is। हमको मालूम करना है कि अगर वही फोर्स की वैल्यू हमने बढ़ाए थे, यहाँ तक कि फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में मोशन स्टार्ट हो गया, वही फोर्स हम कंटिन्यू उसके ऊपर लगाए रखते हैं, तो हमको मालूम करना है सिस्टम में एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो जी, जब हमने फोर्स को अप्लाई करके फोर्स की वैल्यू बढ़ाकर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर फोर्स अप्लाई कर दी, उसके बाद ऑब्जेक्ट में मोशन शुरू हो गया, और जैसे ही ऑब्जेक्ट में मोशन शुरू हुआ, आने वाला फ्रिक्शन चेंज हो गया। अब आने वाला जो फ्रिक्शन है ना, वो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, बल्कि वो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। अभी हमने बात की कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आप बढ़ाते रहे, यहाँ तक कि कितनी हो गई? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। उसके बाद आपने उसको बढ़ाई नहीं है, वही फोर्स को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है एफ अप्लाइड, दैट विल बी इक्वल टू एफ स्टैटिक फ्रिक्शन। राइट, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर। हम जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है, काइनेटिक वाला छोटा होता है, इस वजह से नेट फोर्स इस डायरेक्शन में बनने वाली है, ये है नेट फोर्स। और अगर हम नेट फोर्स के ताल्लुक से देखें तो नेट फोर्स का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू एफ लिमिटिंग जो राइटवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस एफ फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक या काइनेटिक समझ लीजिए उसको। राइट, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। और नेट फोर्स को लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और यही एक्सेलरेशन हम मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, म्यू एस का वैल्यू दे रखा है, कितना है? 0.8 नॉर्मल रिएक्शन एज इट इज, माइनस म्यू के का वैल्यू दे रखा है 0.6 नॉर्मल रिएक्शन एज इट इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। 0.8 n माइनस 0.6 n, ये बच जाएगा 0.2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बराबर है नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू। क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास 4 किलोग्राम है, नीचे की तरफ फोर्स आ जाएगा 4g, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 4g के बराबर। इसलिए हम नॉर्मल रिएक्शन की जगह पर 4 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकते हैं। मास का वैल्यू 4 है और यहाँ का एक्सेलरेशन एज इट इज़ 4 इस 4 को ख़त्म करेगा, यानी एक्सेलरेशन बराबर हो चुका है 0.2 टाइम्स ऑफ जी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 10, यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन बनना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।